नमस्कार, संदीप बागड़ी हूं मैं। लगातार उन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं हम जो मुद्दे जनता और सियासत से जुड़े हुए हैं और सियासतदानों से बातचीत करते हैं हम। उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे आज जननायक जनता पार्टी के बड़े ही वरिष्ठ नेता और बीसी सेल के प्रदेश के प्रभारी हैं ज्ञान सिंह गुर्जर। एक बड़ा नाम है हरियाणा में और बैकवर्ड समाज की एक बड़ी जिम्मेवारी है, उसी को अदा कर रहे हैं। बातचीत शुरू कर लेते हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संदीप जी। आपका और आपके कैथल प्राइम टीवी का जितने भी फॉलोवर हैं, इनके देखने वाले सभी को मेरा नमस्कार। आपका धन्यवाद जी, आपने मौका दिया बातचीत करने जी। अध्यक्ष जी, जिस तरह से जननायक जनता पार्टी में अभी संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं, आपको जिम्मेवारी दोबारा दी गई है। देखिए संदीप जी, पार्टी ने मुझे दोबारा जिम्मेदारी दी, इसके लिए पार्टी नेतृत्व का मैं आभारी हूँ और मैं पार्टी संगठन में लंबे समय से काम कर रहा हूँ। पार्टी बैकवर्ड के लिए सदा से बहुत अच्छा काम करती रही। 87-88 के राज में भी चौधरी देवीलाल ने बैकवर्ड समाज के लिए नंबरदारी दी, बैकवर्ड समाज के लिए पंच का पद रिजर्व किया और आज भी गठबंधन की सरकार है, जननायक जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है इस सरकार में। आज भी बैकवर्ड समाज के लिए पंचायती राज में भी बैकवर्ड को BC-A को रिजर्वेशन दी 8% और अब नगर निकाय के चुनाव है उनमें भी रिजर्वेशन दी है। और विशेष करके हमारी पार्टी के नाम और झंडे चाहे कुछ भी हो, इस पार्टी को लोकदल के नाम से जाना जाता है और चौधरी देवीलाल की विचारधारा की ये पार्टी है। जिस तरह से देश में गांधीवाद है, समाजवाद है, मार्क्सवाद है, तो इस देश में और विशेष करके हरियाणा प्रदेश में एक लोकदलवाद, चौधरी देवीलाल की विचारधारा, चौधरी देवीलालवाद कहिए उसे, इस विचारधारा के लोग हैं। पार्टी ने, लोकदल पार्टी ने हमेशा से बैकवर्ड का, दलित का, कमजोर का, कमेरे का, छोटे दुकानदार का बहुत हित साधे। विशेष करके मैं बैकवर्ड समाज की बात करूंगा। बैकवर्ड समाज में बहुत बड़े बड़ी जिम्मेदारियां, बड़े बड़े पद दिए। राज्यसभा की एक सीट मिली तो पार्टी इकट्ठी थी, इनेलो होती थी। रणबीर सिंह जी गंगवा जो आज डिप्टी स्पीकर हैं, उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया। दोबारा फिर पार्टी को एक राज्यसभा की सीट मिली, जो आज इंद्री से विधायक हैं, श्री राम कुमार कश्यप जी को राज्यसभा में भेजा। अनेकों ऐसी जिम्मेदारियां और पद रहे, अनेक बोर्ड और निगम ऐसे रहे कि जहां पर बैकवर्ड को मौका दिया गया। और राजनीति में भी जो लोग विधानसभा, लोकसभा में प्रतिनिधित्व कि लोकसभा के लिए जितवाना बड़ा मुश्किल है, हरियाणा की सीमित सी 10 सीटें हैं, किसी बैकवर्ड को लोकसभा में भेजना मुश्किल है जी। इसलिए राज्यसभा में मौका दिया गया। विधानसभा में भी 87-88 के राज में जब हमें राजनीति में हम बिल्कुल नए ही थे, तब भी देखा हमने प्रोफेसर परमानंद जी जैसे मंत्री बनाए, अनेकों लोगों को मौका दिया जो वंचित समाज थे, जिनका कोई जिक्र भी नहीं करता था, उनको प्रतिनिधित्व दिया विधानसभा में भी। चौधरी देवीलाल की विचारधारा को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी आगे बढ़ाया और डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला साहब भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो बैकवर्ड के लिए जो आज जिम्मेदारी दी गई है हमें, हम अपने बैकवर्ड भाइयों में जाकर के संगठित करके पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, एक एक कार्यकर्ता को जोड़ करके, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लगभग साल में आ जाने हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे बैकवर्ड समाज को पार्टी भरपूर प्रतिनिधित्व देगी। विधानसभा में भी हमें, जहां भी हम इस ताकत में होंगे कि चुनाव लड़ सकते हैं, तो बैकवर्ड समाज के लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। पार्टी नेतृत्व खूब इस पे विचार करती है। हमारी जिम्मेदारी भी लगा रखी है कि इस लायक लोगों को भी आप लाइन में रखें जो चुनाव लड़ सकते हैं, जो संगठन में काम कर सकते हैं। पार्टी इस पे खूब काम कर रही है। जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो विषय ऐसा है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू की गई थी वीपी सिंह के द्वारा, चुनाव लड़ने से पहले यानी कि प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने किया था कि मैं बैकवर्ड के लिए कुछ करना चाहता हूं। इसी मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री बन गए थे। कांग्रेस का भी यही था कि वो बैकवर्ड समाज को साथ लेकर चलती थी, वो भी सत्ता में आई और ठीक उसी तर्ज पर जैसा कि इन्होंने बताया कि चौधरी देवीलाल ने काम किया तो वो भी सत्ता में आए और अब जननायक जनता पार्टी इन्हीं लोगों के साथ
सत्ता में है और उसी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं हमारे साथ जो ज्ञानचंद गुर्जर हैं, बड़े नेता हैं। सर, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे लोगों को प्रतिनिधित्व देने की, प्रतिनिधित्व लोग देते हैं वोट देकर, लेकिन उससे पहले पार्टी टिकट देती है। आपकी पार्टी जो युवाओं की पार्टी मानी जाती है, बहुत से ऐसे युवा हैं आपके समाज से ही, गुर्जर समाज से ही, और ऐसे हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं। तो कितना आप ये सोचते हैं कि आप हाईकमान से मिलकर के टिकटें मिले, युवाओं को मिले, आपके समाज को मिले, कितना आप जरूरी समझते हैं और क्या कुछ करने जा रहे हैं इस बात को लेकर के? देखिए संदीप जी, असल में ये चुनाव के समय की परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा। पार्टी गठबंधन में लड़ती है तो स्वाभाविक सी बात है, सीमित सीटें मिलेंगी, उनमें से कितना बैकवर्ड ले पाएगा, कितना एससी को देंगे, कौन सी सीट किसके हिस्से में आई, वो गठबंधन पे डिपेंड करता है। पार्टी अकेले लड़ती है तब कुछ और तरह की परिस्थिति होती है। आज जैसे संगठन है हमारे, तो संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष भी बैकवर्ड समाज से ही है, सरदार निशान सिंह जी कंबोज, दूसरी बार उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी बैकवर्ड समाज पे बहुत भरोसा कर रही है, और जहां अगर अकेले लड़ते हैं तो कुछ और तरह का चुनाव होगा, गठबंधन में लड़ते हैं तो कुछ और तरह का होगा। वैसे तो ये मेरे से ऊपर के स्तर के नेताओं की बातचीत है, गठबंधन रखना ना रखना, लेकिन लक्षण ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है कि गठबंधन भी रहेगा, क्योंकि लोग कह देते हैं आप उनको जरूरत नहीं, जरूरत तो उस दिन भी नहीं थी पार्टी को जिस दिन सरकार बना रहे थे, क्योंकि 9 एमएलए वो भी जीत के आ रहे थे जो ना जेजेपी के थे, ना कांग्रेस के थे और ना बीजेपी के थे, तो उनके साथ सरकार बनाई जा सकती थी। सरकार बना के फिर पार्टियों को तोड़ना कोई मुश्किल नहीं होता सरकार के लिए, लेकिन भाजपा हाईकमान ने यह सोचा कि स्थायी सरकार हो और देश में एक संदेश जाए। स्थायी सरकार देने पर, और जो मिनिमम प्रोग्राम है पार्टी का, कॉमन प्रोग्राम, उसके लिए हमारी पार्टी की लीडरशिप ने भी सोचा और बीजेपी ने भी सोचा, लंबा चलने के लिए ये गठबंधन किया गया है। लेकिन भाजपा की जो कार्यशैली है पिछले 15-20 दिनों से, वो लग नहीं रहा कि लंबा चलने वाली है। वो किसी भी प्रदेश का घटक दल एक संदेश देता है, और जो हमारा जननायक जनता पार्टी का संगठन है, ये केवल हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में बहुत बड़ा प्रभाव है। दिग्विजय जी ने वहां पर जो छात्र संघ के चुनाव में जाकर के भागीदारी की, तो बहुत बड़े अच्छे परिणाम आए हैं। और इससे पहले ही राजस्थान का चुनाव आएगा, हरियाणा से पहले, वहां भी बीजेपी को जरूरत रहेगी हमारे संगठन की, यहाँ भी जरूरत रहेगी। और फिर पार्टी ने फैसला लेना है, बीजेपी और जेजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, समझौतों का फैसला उन्होंने करना है। हमारे जैसे कार्यकर्ता या जिनका नाम आप ले रहे वो कार्यकर्ता, वो कभी ना समझौता कराने में थे, ना उनको बिठा करके समझौते होने, ना उनको पूछ करके समझौते टूटने। समझौता रखना तोड़ना शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को तो जो पार्टी लीडरशिप निर्देश देती है उस पर काम करना होता है, यानी कि वो जिम्मेवार नहीं है। वो इस स्तर के जिम्मेदार नहीं है कि वो गठबंधन तोड़ दें या वो रख दें, ये जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व की है। तो मुझे नहीं लगता कि ऊपर शीर्ष नेतृत्व में कोई किसी तरह का कोई दिक्कत हो। वो हर समय हमारे उप मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी अनेकों बार प्रधानमंत्री जी मंचों से उनका प्रशंसा कर चुके हैं, और देश के उभरते हुए ऊर्जावान, नौजवान, प्रतिभावान एक नेता है। उनकी जरूरत अब भी है, उनकी जरूरत बाद में भी रहेगी। तो लोग कह देते हैं गठबंधन क्यों किया, गठबंधन तो जरूरत के होते हैं। जब प्रदेश की जनता ने जनादेश इस तरह का दिया है तो जाएंगे कहाँ? एक स्थायी सरकार के लिए तो ये चॉइस अभी किसके साथ जाएं, जिसकी सरकार है उसी के साथ जाएंगे। गए तो कार्यकर्ताओं का भी हित हुआ, प्रदेश की जनता का भी। आज जितने काम दुष्यंत जी कर रहे हैं शायद ही कोई मंत्री कर पाए, अगर वो सरकार में ना हो तो वो कैसे करते। तो बीजेपी ने भी पूरा सम्मान दे रखे, 3 मंत्री हैं, साथ में हमारे चेयरमैन है, 6-7 जितने भी, तो जगह जगह बीजेपी भी उचित प्रतिनिधित्व दे रही है। मुझे नहीं लगता कि भाई कोई पार्टियों में दिक्कत है। तो जिस तरह से नेताजी ने बात की, एक मंच पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हरियाणा में सबसे ऊंचे कद के नेता दुष्यंत चौटाला जी, मेरे मित्र भी कहा था। तो इस तरह की बातें जब केंद्रीय नेतृत्व करता है तो उनकी बातों पर भी देखना चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं जो गैर जिम्मेदाराना कह सकते हैं इन बातों? मैं एक बात कहना चाहूंगा संदीप जी, आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा है। जो
कार्यकर्ता लोग हैं, तो मेरा तो उनसे अनुरोध है भाई अपनी मर्यादा में रह के बात करें तो अच्छी बात है। अपनी सीमा लांघ के अगर कोई फैसले की बात मैं करूं, मुझे जिम्मेदारी तो दी गई संगठन की, अगर मैं ही सरकार चलाने के काम के निर्णय लूं, ये मेरी हैसियत से बाहर की बात है। ऐसी बातें किसी कार्यकर्ता को नहीं करनी चाहिए, उसका नुकसान ही होता है पार्टियों को। दोनों संगठनों में कहीं ना कहीं उससे दूरियां बढ़ती है। जब हम इकट्ठे चल रहे हैं, जिस दिन गठबंधन नहीं रहेगा लोगों को पता ही चल जाएगा। ये समय की बात है, जिस दिन लोकसभा भंग होगी तो निर्णय हो ही जाएगा, इकट्ठे लड़ रहे अलग लड़ रहे। अगर अलग लड़ेंगे तो अलग ही बयान आएंगे, अलग काम होगा। इकट्ठे लड़ रहे तो इकट्ठे का आएगा। लेकिन समय से पहले मैं कुछ कहूं कि हमें किसी की जरूरत नहीं, किसी को किसी की जरूरत नहीं, ये बात कोई अच्छी नहीं। कार्यकर्ता लोग अगर ऐसा कहते हैं तो ये गलत है। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो कोई ऐसी बयानबाजी कभी भी नहीं करते। तो जिस तरह नेताजी हम बातचीत कर रहे हैं, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं आप, और पिछले लगता है काफी समय से सियासत में है। कब से राजनीति की शुरुआत की और किस तरह हुई? संदीप जी, सियासत तो अगर ये कह लें कि भाई हमें जब से होश संभाला कि सियासत में ही थे, क्योंकि ये शौक होता है आदमी का। मतदान तो मैंने बहुत छोटी उम्र में कर दिया था, बन जाती थी तब वोट। 80 में मैंने पहली बार मतदान किया। मनोहर लाल सैनी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे लोकदल से, और वो जीतते भी थे। मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों से बचपन से प्रभावित हूँ। 77 में हम जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते थे, बच्चे थे। 80 में हमने मतदान किया। 84 से मैं खूब सक्रिय राजनीति में हूँ। तो लोकदल की एक एक गतिविधि मैंने खूब नजदीक से देखी है। खूब हमने संगठन में काम किया है। तो आप ये मान लो लगभग 40 साल के लगभग तो 40 साल का हो गया सियासत का। कि हमारा तो इस 40 साल की सियासत के सफर में मैंने सुना है अभय सिंह चौटाला से आपकी काफी नजदीकियां रही। पार्टी जेजेपी अलग हो गई, आप वहां क्यों नहीं गई? यहाँ आने का कारण क्या रहा? देखिए संदीप जी, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला के साथ मैंने 18 साल तक नजदीक से साथ रह करके काम किया है। वैसे तो उनसे मिलवाने वाले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ही थे, क्योंकि अजय सिंह जी सारे हरियाणा में सक्रिय थे। अभय सिंह जी तब सिरसा को ज्यादा देखते थे। लेकिन जब उन्होंने चुनाव लोकसभा का कुरुक्षेत्र से लड़ा 2004 में, तो अजय सिंह जी ने हमें आदेश किया कि अभय सिंह जी के चुनाव में काम करो। मैं तो भिवानी गया हुआ था। तो जब उनके साथ काम करने का मौका लगा तो मैंने नजदीक से उनको जानने का अवसर भी लगा। ऐसा नेता बहुत कम मिलता है। जेजेपी में क्यों चले गए? मेरा जो अनुभव रहा उनके साथ बहुत ही बढ़िया रहा। वो मुझे मेरी उम्मीद से भी ज्यादा सम्मान देते रहे। लेकिन जाने का कारण आपने पूछ ही लिया तो बता देता हूं मैं। वैसे आज तक ना किसी ने पूछा ना बताया। मुझे चौधरी अभय सिंह जी से कोई दिक्कत, जब से मिले थे जब छोड़े हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं आई। या तो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत लोकल लीडरशिप से थी, हमारा तालमेल नहीं बैठता था। और थोड़ा सा ये भी कि जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी है, मैं किसी और पार्टी में तो जा नहीं सकता था। जो लंबे समय तक लोकदल में काम कर चुके हैं लोग आज, चाहे वो बीजेपी में, चाहे कांग्रेस में, चाहे अन्य दलों में है, लेकिन वो एक अलग तरह के नेचर के लोग हैं। वो उसी तरह काम करते हैं। आज भी कई बार बीजेपी वाले भी कह देते हैं कि कुछ लोकदल के बिना तो बीजेपी पर आज भी मुझे नहीं लगता कि उनके 10 MP में से 3 उनके कैडर के हो सकते हैं, 7 दूसरे लोग हैं। ठीक है। समय समय पर कोई ना कोई उनमें से ज्यादातर कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। यहाँ लोकल हम जिला कैथल की बात करेंगे तो यहाँ भी आपको मिलेगा कि लोकदल बैकग्राउंड के 3 MLA हैं अभी कैथल में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकदल कल्चर का आदमी कहीं और है। जिसने चुनाव लड़ना, MLA बनना, MP बनना, शायद वो तो अपना गेम देखेगा, मैं बन कहाँ से सकता हूँ। जो संगठन का आदमी है उसे कोई गेम देखने की जरूरत नहीं। मैं इस विचारधारा में ढला व्यक्ति था, तो इसलिए मैंने ये कोई सही में तो ना तो पार्टी बदली ना मैंने पार्टी छोड़ी। मैं तो चौधरी देवीलाल के परिवार से जुड़ा, इस पार्टी से जुड़ा, इस विचारधारा से जुड़े व्यक्ति हूँ। बस इतना ही अंतर है कि अभय सिंह जी के साथ काम कर रहे थे, अब डॉक्टर अजय सिंह जी के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। मेरे लिए आज भी अभय सिंह जी उतने सम्मानित हैं, तब अजय सिंह जी भी मेरे लिए उतने सम्मानित। इस परिवार का एक एक सदस्य मेरे लिए सम्मानित है। मैं
मुझे बहुत सम्मान दिया पार्टी ने भी, परिवार ने भी, इसलिए मैं तो यही मानता हूँ सभी मेरे लिए सम्मानित है। चलो, तो आपने कहा कि अजय सिंह चौटाला से आपकी काफी नजदीकियां हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस के नेता जयप्रकाश बड़े तीखे शब्द बाण छोड़ते हैं अजय सिंह चौटाला के लिए। पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं क्या का डॉक्टर है, क्या की पीएचडी कर रहा है। इस तरह के बहुत से सवालात खड़े कर देते हैं उनके ऊपर। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए संदीप जी, वैसे तो ये दोनों नेता मेरे से बड़े हैं, मैं इनको कुछ सलाह दूं को ज्यादा अच्छी तो बात नहीं लगेगी, लेकिन मैं अनुरोध जरूर कर सकता हूँ। जयप्रकाश जी भी हमारे बड़े भाई हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी हमारे बड़े भी हैं, नेता भी हैं। मैं इस लोकदल में जब से होश संभाला, इसी में जब काम कर रहे हैं, तो इसको नजदीक से देखने का तो मौका लगेगा ही। जयप्रकाश जी को भी मैं तब से जानता हूं जब ये लोकदल के जींद जिला के प्रधान थे, युवा विंग में जींद जिला के प्रधान थे। उसके बाद नेता बने, और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी जब से बचपन से ही हम जानते आए हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी 1989 में जब लोकसभा का चुनाव था, तो राजस्थान में विधानसभा का चुनाव भी साथ था। ये दाता रामगढ़ से पहली बार एमएलए बन के आए डॉक्टर अजय सिंह जी। उससे पहले ये अपनी छात्र राजनीति में भी थे, जयपुर में पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद दोबारा बने, तब भी ये नौहर से विधायक बनकर के आए। उसके बाद इन्होंने भिवानी से चुनाव लड़ा लोकसभा का, और 10,000 मतों से हरा दिए गए सरकार द्वारा। तब दूसरे दल की सरकार थी, और अगला चुनाव हुआ तो ये लगभग 2.25 लाख मतों से भिवानी से जीते। और जयप्रकाश जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का तो एक ही बार चुनाव में सामना हुआ है, मतलब एक ही बार सीधे हाथ मिले। वो हिसार का उपचुनाव था लोकसभा का, जिसमें कुलदीप बिश्नोई जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और जयप्रकाश जी लड़ रहे थे। जयप्रकाश जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कांग्रेस की सरकार प्रदेश में भी थी और देश में भी थी। यहाँ हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय स्तर पर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उस चुनाव में डॉक्टर अजय सिंह जी लगभग 6,000 मतों से हार गए थे कुलदीप जी से, क्योंकि कुलदीप जी का साथ सभी पार्टियां दे रही थी, बीजेपी का भी समर्थन था। और अजय सिंह जी जहां 6,000 मतों से हारे, तो भाई जयप्रकाश जी उस चुनाव में जमानत गंवा बैठे थे। तो सत्ताधारी पार्टी के लिए इस तरह का चुनाव ज्यादा शर्मनाक हो जाता है। ये तो था उनका अपना सीधा चुनाव डॉक्टर अजय सिंह जी के साथ। एक चुनाव 1996 में भी हुआ, जिसमें जयप्रकाश जी लोकसभा का हिसार से लड़ रहे थे और विधानसभा का नरवाना से लड़ रहे थे। जयप्रकाश जी कहते हैं भाई घिराए से 91 में मैं चुनाव जीत गया, चौधरी देवीलाल हार गए। चौधरी देवीलाल चाहे कितने चुनाव हारे, लेकिन चौधरी देवीलाल जितना बड़ा नेता हरियाणा में अभी तक कोई नहीं है। वो राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान रखते हैं। तो चौधरी देवीलाल जी सीकर से भी जीते, रोहतक से भी जीते, और उन्होंने चौधरी चांदराम को हरदोई से भी जितवा दिया था। कई मुख्यमंत्री बनाने में उनका योगदान रहा, 3 प्रधानमंत्री बनाने में उनका योगदान रहा। देश के उप प्रधानमंत्री रहे 2 बार, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 2 बार। तो जयप्रकाश जी कहते हैं घिराए से चौधरी देवीलाल हार गए और जयप्रकाश जीत गए। जयप्रकाश जी से इतना ही अनुरोध है कि 1996 के चुनाव में वो नरवाना से चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, और लोकसभा का भी हिसार से लड़ रहे थे। नरवाना हिसार में ही आता है। जयप्रकाश जी विधानसभा का चुनाव लगभग 600-700 मतों से हार गए थे रणदीप सुरजेवाला जी से। लेकिन लोकसभा में मुझे लगता है 20 से 25,000 मतों की लीड ले रहे होंगे नरवाना से, ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि लगभग 1,80,000 के करीब मतों से वो लोकसभा का चुनाव जीते थे और नरवाना में बहुत बड़ी लीड थी। तो इसमें जयप्रकाश जी क्या कहेंगे, भाई जयप्रकाश जी से ही हार गए थे क्या? वही विधानसभा में हार रहा है, वो जीत रहा है। मेरा ये मानना है कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव उससे टाइट होता है। तो चौधरी देवीलाल के बारे में कोई ऐसी बात करें तो ये मर्यादा से बाहर की बात। मैं माफी चाहूंगा, हमारे बड़े नेता जयप्रकाश जी भी, और ये अनुरोध भी करूंगा, भाई आप विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, और विपक्ष के लिए तो कहा गया है कि निंदक नेरे राखी आंगन कुटी सुहाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे शुभाए। उनका काम है वो सरकार को जगाएं, मुद्दे उठाएं। लेकिन जो उनके राजनीतिक गुरु रह चुके हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल, उनके बारे में मर्यादा से बाहर जाके बात करेंगे तो आम आदमी को बुरा लगेगा।
कोई भी आदमी महसूस करेगा। हम्म। हमारे नेता रहे, अब बेशक हम अलग भी हो गए हों चौधरी अभय सिंह जी से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से, अगर मैं कोई छोटी बात करूं हम्म। उसमें मैं ही छोटा हो जाऊंगा। तो जयप्रकाश जी को भी मर्यादा में रहना चाहिए। और लोग बहुत पार्टी छोड़ के गए हैं, आज भी इस सरकार में कितने भी गिनवा सकता हूं मैं, हम्म। जो लोकदल के गए डिप्टी स्पीकर हैं, रणबीर गंगवा जी, जी। राम कुमार कश्यप जी एमएलए हैं, यहाँ से लीला राम जी एमएलए हैं, कमलेश डांडा जी मंत्री हैं, अनेकों साथी बीजेपी में बैठे हैं, बहुत से कांग्रेस में बैठे हैं। और हुड्डा साहब से भी, चौधरी देवीलाल तो चुनाव हार गए थे 3 बार, लेकिन हुड्डा साहब कभी ऐसी बात नहीं कहते। हम्म। चौधरी देवीलाल को जो हरियाणा की और देश की राजनीति में सम्मान है, हम्म। उनके बारे में कोई ऐसी बात कहें वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं। तो सब नेताओं को मर्यादा में रहना चाहिए, मेरा तो इतना अनुरोध है। जी। जिस तरह से आपने कहा कि लीलाराम का जिक्र किया, आपकी कम्युनिटी से आते हैं। गुर्जर समाज एक बड़ा मजबूत समाज है हरियाणा में, और लगातार जो है तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें रहती हैं, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक भी है, चुनाव लड़ने में सक्षम रहता है। तो क्या आपका भी मन नहीं बनता कभी चुनाव लड़ने का? पुंडरी विधानसभा आपकी पड़ती है। देखिए संदीप जी, पूंडरी से असल में मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं। पूंडरी का राजनीतिक कल्चर कुछ और तरह का है। इक्यानवे के बाद वहां से कोई पार्टी चुनाव नहीं जीती। जिस भी पार्टी की लहर आई लोगों ने मुंह मोड़ दिया। वहां का चुनाव तो लोग 15 दिन का चुनाव लड़ते हैं और तुरंत फैसला लेते हैं। किसी भी पार्टी का वहां कोई दावे से ये नहीं कह सकता मैं जीतूंगा। हमारी पार्टी भी विचार करेगी, गठबंधन में लड़ते हैं तो इस पे विचार होगा सीट कौन सी मिली। अकेले लड़ते हैं तो जातीय समीकरण भी देखने पड़ते हैं, और हमारा हल्का तो शुद्ध जात के आधार पे ही राजनीति करता है। वहां पर अभी तक जातों जाति पाति का गणित बैठाते रहे लोग। तो वहां जैसा भी मौके पे होगा ना, वैसे निर्णय पार्टी लेगी, वैसे ही राय हम अपने नेतृत्व को देंगे कि भी इस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए। हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी वहां भी मजबूती से चुनाव लड़े। पीछे भी जो यहाँ हमारे जिले में चुनाव हुए, लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत ही निराशाजनक परिणाम आए थे जननायक जनता पार्टी के लिए। और जब विधानसभा का चुनाव आया, बड़ी मजबूती के साथ गोला की सीट बीजेपी से छीनने और 5,000 से भी ज्यादा मतों से जीते। और कलायत और कैथल में राष्ट्रीय स्तर के 2 नेताओं को उनकी औकात बताने का काम किया जेजेपी ने। और पूंडरी में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों नेशनल पार्टी जैसे चुनाव लड़ रही थी, हमारी पार्टी का भी उम्मीदवार बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा। लेकिन जातीय समीकरण में कई बार फंस जाते हैं चुनाव, और टिकटों के आवंटन में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो चुनाव बिगड़ भी जाते हैं। तब भी अच्छा लड़ा था, अब भी अच्छा लड़ेगी पार्टी। तो वो सारा चुनाव के समय का खेल होता है। हाँ, उसी परिदृश्य में देख करके फिर काम किया जाता है। तो जिस तरह से ज्ञान चंद गुर्जर जी से हम बात कर रहे हैं, ज्ञान गुर्जर एक ऐसा बड़ा नाम है जो राष्ट्रीय स्तर पर इनके समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुंडरी की जो सियासत है वो बेशक अलग है, लेकिन एक चेहरा ऐसा भी था जो बड़ी दूर से आया और पुंडरी के लोगों ने उसको बनाया भी था। 77 में ही शायद स्वामी अग्निवेश जी जो उड़ीसा से आए थे और यहाँ चुनाव जीतकर जो है एमएलए भी बने थे, उस समय के दौर की बात है। तो कहीं ना कहीं चेहरा भी मुख्य भूमिका अदा करता है राजनीतिक पार्टी के साथ साथ। अगर उस चेहरे की अच्छी पकड़ है तो वो बन भी सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक दल से बन नहीं सकता, क्योंकि 77 में इस मिथक को तोड़ा गया था। देखिए ये मिथक तो उससे पहले ही टूट चुका था संदीप जी। कंवर रामपाल जी पलाना गांव से आए, जो संध के इलाके में पड़ता है। वो भी यहाँ से शायद वो मेरे जन्म से पहले ही एमएलए बन लिए, बताया जाता है। शायद वो 2 बार यहाँ से एमएलए भी रहे, मंत्री रहे। उनके बाद चौधरी ईश्वर सिंह जी भी स्टोंडी गांव से आए, यहाँ पर आके उन्होंने संस्थाएं चलाई, वो 4 बार एमएलए रहे। तो वो भी बढ़ते रहे। अग्निवेश जी भी 77 में आए, तो पार्टियों की लहर थी, जनता पार्टी, तो जनता पार्टी से बन गए थे। तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, पार्टी की लहर में बन जाता है। लेकिन जो पिछले 6 विधानसभा के चुनाव में पुंडरी ने किया, वो कुछ अलग तरह की तस्वीर पेश करते हैं। वैसे तो कैथल से सुरजेवाला परिवार 3 बार जीत के बाहर से आ गए, अब वो भी कैथल के हो गए। तो पुंडरी में भी चौधरी तेजवीर जी भी इंडिपेंडेंट जीते। अब उनको पुंडरी ने ही अपना रखा था, क्योंकि उनकी कई संस्थाएं चलाते हैं। पुंडरी ने उनको अपना मान लिया, इसलिए तो 4 बार उनके पिताजी, खुद वो 5 बार जीत चुके। बिल्कुल। लेकिन अब जो पुंडरी की स्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर से आके ऐसे जीत ले। हल्के वाले को भी काफी दिक्कत आती है, क्योंकि जातीय समीकरण
बड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हल्के के, वहां से जीतना इतना आसान भी नहीं। जो पुरानी तैयारी करें, बलकार जी आए थे, बहुत लंबी चौड़ी तैयारी करी, 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस से चुनाव लड़ा तो 6ठे स्थान पर आए थे। फिर वेदपाल जी आए पीछे, ये भी 3रे स्थान पे रह गए। तो बाहर वाले भी उम्मीदवार जो काबिल भी थे वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए, जबकि बलकार जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे, बड़ा नाम था, कांग्रेस की टिकट थी। वेदपाल जी भी बीजेपी के बहुत बड़े नेताओं में शुमार है, तो इनका नाम भी बड़ा है, आज भी महामंत्री हैं और भाजपा का प्रदेश का महामंत्री बहुत बड़ा नेता है। बिल्कुल। तो वो भी यहाँ जीत नहीं पाए, जबकि उनके समाज की यहाँ पर वोटें हैं और उनके समाज से ही जीत गए, लेकिन लोगों ने फैसला कुछ और ले लिया, रणधीर गोलन जी को जितवा दिया। तो रणधीर जी टिकट पे 3 बार हार चुके थे, वही रणधीर जी लोगों ने पंचायती तौर पे जितवा दिए। तो इसको हम क्या माने, ये मानना पड़ेगा ना कि भी पार्टियों को सब कुछ नहीं मानती पुंडरी की जनता, वहां फैसला कुछ लोकल हिसाब से भी होता है जी। फिर भी सब पार्टियां दमखम से लड़ती हैं, तो हमारी पार्टी भी अपनी हर तरह की तैयारी रखेगी, हर बिरादरी में हमारे पास अच्छे से अच्छे उम्मीदवार हैं और चुनाव में जब उतरेंगे तो खूब अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम बातचीत कर रहे थे उन तमाम मुद्दों को लेकर जो मुद्दे जनता और आवाम से जुड़े हुए हैं, सियासतदानों से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। तो आपके साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह की तमाम वीडियो हम आपको दिखाते हैं, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं। हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको ये चर्चा कैसी लगी है और सियासत पर हुई ये चर्चा भविष्य में सियासत क्या रंग लाती है। कहीं ना कहीं इनमें से आपको कुछ ना कुछ जवाब मिल जाएंगे। तो इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।